स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो यांत्रिकी चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्य का यूनिट क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास जूल, न्यूटन, वाट या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य का जो यूनिट है ना वो क्या है, जूल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि फोर्स यानी बल की ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट। तो बल का ऐसा यूनिट जो होता है मेरे भाई न्यूटन, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं फिर अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं होता है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं। चलो आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि पारसेक की इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ दूरी का, समय का, प्रकाश के चमक का या चुंबकीय बल का। तो पारसेक जो है वो दूरी का ही इकाई होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा इकाई भी पारसेक ही होता है दूरी का। फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है कि ल्यूमेन किसकी यूनिट है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो है ना वो ज्योति फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 7 नंबर कि हर्ट्ज मापने की यूनिट क्या है, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता यानी क्लैरिटी ऑफ वेव्स, तरंगों की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ वेव, या फिर तरंगों की आवृत्ति होता है या फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। तो तरंगों का तीव्रता मापने के लिए हम क्या करते हैं, हर्ट्ज का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है, मतलब जिसके पास डायमेंशन नहीं है। ठीक है, विकृति या शून्यता गुणांक या गैस नित्यांक या प्लांक कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं प्लांक नित्यांक। तो विकृति के पास भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो एम्पियर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर आगे क्या कहता है। और ये ओम किसका होता है, ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, ओम होता है ना, ओम में मापते हैं। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, ये भी आपको याद रखना। कूलम कितना किसका होता है, चार्ज का होता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे क्या कहता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है वो डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ऊर्जा, आघूर्ण, बल आघूर्ण या संवेग या इनमें से सभी ने सभी। तो यहाँ पे बोला है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश राशि क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और जिसको हम सिंपल तरीका से जोड़ सकते हैं 1 2 3 करके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो ये ऊर्जा हो जाता है, बल उगरण में दिशा रहता है, इसमें भी दिशा रहता है, इनमें से सभी तो होगा नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या कहता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का या फिर बल का यानी फोर्स का। तो प्लांक के अचर में जो होता है ना वो क्या होता है, तो कोणीय गति होता है। ठीक है, अचर के रूप में। फिर बढ़ते हैं आगे क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, न्यूटन के पहले नियम पर, न्यूटन के दूसरे नियम पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो रॉकेट जो होता है ना न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक ऐसा भी होता है समय, यहाँ पे अगर ऑप्शन में रहता है संवेग संरक्षण तो वो भी होता है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम को ही एक तरह से रूप दे दिया जाता है संवेग संरक्षण का। तो रॉकेट किस पे भी काम करता है, संवेग संरक्षण पर। ठीक है, संवेग संरक्षण पे काम करता है, याद रखना है। फिर बढ़ते हैं अपने 14 नंबर कहाँ, चलिए यहाँ पे 34 नंबर मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, 14 ही है। फिर बढ़ते हैं अपने शरीर, कहा है कि शरीर का वजन, ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि शरीर का जो वजन होता है ना, वेट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, ध्रुव पे सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पे जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जी का मान जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे घटता है ना, उस हिसाब से शरीर का वजन कम होता है और बढ़ता है। ठीक है, चलो याद रखना है इस प्रकार से यहाँ पे कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। फिर बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है
कि किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, डेंसिटी हाई होता है। तो कहाँ पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ना जल का जो अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर ना हमेशा घनत्व जो होगा, डेंसिटी जो होगा, वो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, यानी फिक्स रहता है। चलो फिर बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र के प्लावन करते समय आइस यानी बर्फ का जो कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। कभी जो बर्फ तैरता है ना, अब बर्फ अगर पानी में डालोगे तो क्या होता है, जैसे मान लो जब बर्फ होता है, बर्फ ये समुद्र रहता है ना, तो यहाँ पे अगर बर्फ का टुकड़ा है तो क्या होता है, मतलब इतना भाग शरीर के अंदर, मतलब शरीर के अंदर नहीं, जल के अंदर रहता है, और इतना भाग क्या रहता है, बाहर रहता है। तो क्या होता है, तो 1/10 भाग ऊपर रहता है, ठीक है, और बाकी के जो होते हैं ना वो 9/10 भाग क्या रहता है, उसके अंदर रहता है। फिर बढ़ते हैं अपने 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, आयनन द्वारा, मतलब आयनोजेशन द्वारा, या फिर क्या कहता है नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फजन द्वारा, या फिर क्या कहता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, न्यूक्लियर फिशन द्वारा, या फिर ऑक्सीजन के द्वारा। तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना मेरे भाई, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि नाभिकीय संलयन द्वारा जो होता है सूर्य में उत्पन्न होता है ऊर्जा, तो आपको याद करना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कहता है। फिर 39 क्वेश्चन क्या कहता है, 39 नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 18 के बाद 19 होना चाहिए। क्या कहता है कि डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है, सिंपल सी बात है। विद्युत ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, इनमें से कोई नहीं। डायनमो जो होता है कहाँ पे लगा होता है मेरे भाई, ट्रैक्टर, बस इत्यादि में लगा रहता है। बस ट्रैक्टर क्या करता है, वो तो होता है मैकेनिकल इनर्जी होता है, इसलिए वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी की मदद से विद्युत ऊर्जा में डायनमो को कन्वर्ट कर देता है। चलो बढ़ते हैं फिर 40 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो होता है वो गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा का क्या मतलब हुआ, जिसमें गति नहीं होता है, सीधा सीधा यही समझो। तो चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में है, चलता हुआ हथौड़ा में, क्योंकि ये चल रहा है, गति होगा गति होगा गति होगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन हो गया। तो खींचा हुआ धनुष, क्योंकि ये तो फिक्स होता है, तो खींचा हुआ धनुष में ना गतिज ऊर्जा नहीं होगा, क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थैतिक ऊर्जा होता है, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन बस समाप्त होता है, क्योंकि 20 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर अगले टॉपिक में हम मिलते हैं, और आप लोग जरूर मेरे भाई कमेंट करके ये बताओ कि 20 में आप लोग कितना सही कर पाए। अगर सही कर पाए हो फुल में फुल, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कितना में कितना आप लोग सही कर पाए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो या फिर आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, करते जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है मेरे भाई।